भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम कहाँ हैं, महान्यायवादी। इसके पहले हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, इतनी बातें हो चुकी हैं। जब आप कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, जो कि जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में है, यानी मैं संघ कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ, तो संघ की कार्यपालिका का प्रावधान कहाँ है, भाग 5 में है, पार्ट 5 में है। उसी क्रम में हम देखेंगे किसे, महान्यायवादी को। जैसे आप क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो सबसे छोटी सी बात तो ये हो जाती है कि ये महान्यायवादी की जरूर आवश्यकता क्यों है आखिरकार। जैसे होता ना कि कोई भी सरकार हो, कितनी बड़ी सरकार हो, या परिवार में ही आप देखते हैं कोई ना कोई सलाहकार होता है, तो ऐसे ही सरकार का एक विधिक सलाहकार कौन है। हाँ, सरकार को, हमारी संघ सरकार को सलाह देने के लिए एक किसको नियुक्त किया गया है, महान्यायवादी किया गया है। और ये भी समझिएगा कि यह भारत का क्या है, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। क्या है ये, प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है इसे। दूसरी बात क्या कि अगर ये कहा जाए, इसे कहते क्या, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं। भाग 5 में इसका प्रावधान किया गया है। यह भारत सरकार को विधि के संबंध में, यानी विधिक सलाह देता है किसी, भारत सरकार को। इसका काम यही है। अब एक सवाल उठता है कि यहाँ एग्जाम में सवाल कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से, या सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद आप जानते हैं। पहले सवाल ये उठता है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। महान्यायवादी का प्रावधान वैसे तो आर्टिकल 76 में है। ये हर कोई रटा रटाई बात है, छोटे एग्जाम का बच्चा ही बता देता है कि ये महान्यायवादी कहाँ है, आर्टिकल 76 में ये बता देता है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि आर्टिकल आपको नहीं याद होगा। 7-6-13 होता है। 13 मतलब जाने रहे कि विषम है, विषम परिस्थितियों में सरकार को सलाह देने के लिए महान्यायवादी आता है। आप अपने आप से भी कोड कर सकते हैं, अगर आप कहीं भूल रहे हो। तो एक ऐसा आर्टिकल है कि 7-6-13 बनता है, और 13 कैसा अंक विषम है ना, वो तो विषम है। तो सरकार जब विषम परिस्थिति फंसती है, यानी कहाँ विधि के मामलों में, तब उसे सलाह देने के लिए महान्यायवादी की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया। और ये भी बता दें, यह एक संवैधानिक पद है, ऐसा मत सोचिए नहीं है। बस हाँ, इसे चूँकि संघीय, एक बात आप समझते हैं कि इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद, तो हाँ, मैंने कहा था कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति हमारा मंत्रियों को क्या करता है, नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करता राष्ट्रपति, वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो वैसे जो अन्य मंत्री जब नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, तो निर्मित क्या होती है, एक संघीय मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ध्यान रखिएगा, किसकी सलाह पर। यहाँ मैंने कहा, ये बात कहाँ कही गई, कहा गया कि आर्टिकल 76 सब क्लाज 1, नहीं क्लाज 1 सब क्लाज नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 76 में टोटल अगर ये कहा जाए 4 क्लाज हैं, यानी 4 क्लाज हैं, जिन्हें आप 4 खंड कह सकते हैं। इन 4 खंडों में ही सारी बातें कह दी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है। तो किसे नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 76 क्लाज 1 में कहा गया है क्या, कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकेगा जो क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को हमारा राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेगा। लेकिन सलाह ये बात ही उठ जाती है कि आखिरकार वो नियुक्त स्वयं करेगा क्या, क्या महान्यायवादी को नियुक्त करने का उसे विवेकाधिकार मिला है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जानते, ये बात आप समझिएगा, जब महान्यायवादी को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो उस राष्ट्रपति को जानते हैं संघीय मंत्रिपरिषद क्या करती है, सलाह देती है। कौन देता है, संघीय मंत्रिपरिषद। तो एक सवाल आपको मिल गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, स्वयं नहीं, स्वयं करेगा लेकिन स्वविवेक से नहीं करेगा, वह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, क्या उसे नियुक्त करता है। अब एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता अगर बात करें तो आपको किसे पढ़ना होगा, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता वहाँ अभिनिश्चित किया गया है। वह आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 124 क्लास 3, यानी 124 के 3 में
वहाँ प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का क्या यानी सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है और सर्वोच्च स्तर पे कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगर उसमें कोई न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि वह भारत का तो नागरिक हो, है ना, ये तो मस्ट है। ये साथ साथ दूसरी बात ये होती कि उसके साथ ये हो कि वो एक से अधिक उच्च न्यायालयों का क्या हो, जो है कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, है ना, या मान लीजिए ना हो तो कम से कम एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत किया हो अधिवक्ता के रूप में, समझ आए। तो पहली बात भाई तो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये होती है कि ऐसा ये भी बता दें कि कभी भी कोई जज हमारे यहाँ वर्तमान में ये कहिए कि ऐसे आके नॉमिनेट हो जाएगा तो नहीं होगा, भारत के रहने वाले ही होंगे, क्योंकि उसकी योग्यता अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी विधि स्नातक होना आवश्यक है। यानी आप अगर लॉ होल्डर है, LLB किए हुए हैं तभी आप नियुक्त होंगे, अन्यथा नियुक्त नहीं होंगे। क्योंकि आप कहाँ से चुने जाएंगे, या तो आप पहली बात तो ही कि आप भारत के नागरिक ही हैं, दूसरी बात कि आपको किसी न किसी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के पद पे होना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जज कैसे बनोगे, ऐसे तो बन नहीं जाओगे, है ना। अगर प्रमोट होके जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाओगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोट होके जाओगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो PCSJ है या तो SJS है। या JS क्वालिफाई करोगे तो ADJ बनोगे सीधे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर उसके बाद वो प्रमोट होगा तो बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर वहाँ जब प्रमोशन होगा तो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। या आप PCSJ क्वालिफाई करते हैं तो आप जूनियर डिवीजन में जज बनेंगे, और जूनियर डिवीजन जज बनने के बाद आप प्रमोशन पाते पाते कहाँ पहुँच जाएंगे, ADJ बनेंगे, ADJ से क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। यानी कि एक जज भारत में जज बनने के लिए आपके पास विधि स्नातक होना आवश्यक है। और विधि स्नातक यहाँ पढ़ने के लिए कौन आएगा, भारत के लोग तो होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं क्या हमारी बात को, मतलब 2 रास्ते हैं और कोई नहीं है। हाँ, एक चीज़ होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए अगर आप विधि के पारंगत वेत्ता हैं, यानी आप कानून के बहुत जानकार हैं, तो हमारा राष्ट्रपति आपको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर सकता है ना। लेकिन कोलिजियम का सिस्टम है, आपका नाम तभी उसमें जाएगा जब आप क्या होंगे, विधि के जानकार होंगे, पारंगत विधिवेत्ता कहता है वो। एक आधार ऐसा बनता है, इन आधारों पर अब तक कभी भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं हुई है ना। तो ये सीधी सी बात होती है कि पारंगत विधिवेत्ता तो वही होगा ना जिसने विधि स्नातक किया हो। यानी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की भी योग्यता क्या है, विधि स्नातक LLB है, बैचलर ऑफ लॉ है। और जब आप कहाँ, आप ओथ कमिश्नर, जो कि न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे निम्न पद है, ओथ कमिश्नर, जो आपकी कचहरी में नियुक्त किए जाते हैं, तो ओथ कमिश्नर बनने की भी योग्यता क्या है, विधि स्नातक है, समझे आप। यानी भारत की न्यायपालिका में टॉप टू बॉटम कौन स्टैंड करता है, विधि स्नातक, मतलब लॉ की डिग्री का ये रोल है। इसकी महत्ता मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी को लगे कि मुझे पावर चाहिए, बहुत पावर चाहिए, तो बहुत पावर, जुडिशरी का पावर अलग होता है ना। जुडिशरी के पावर को कोई कभी भी कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। यानी कि आप जानते हैं आर्टिकल 50 को आप पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण, और ये बात जब की गई है तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखेगा, सीधी सी बात, हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 साल जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक में रहा हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब वकील रहा हो, वकालत किया हो, यही बात कह रहा है और कोई बात नहीं है। या राष्ट्रपति की नज़र में या उसकी राय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को यह शक्ति कहाँ दी गई है, आर्टिकल 76 क्लास 1 में दी गई है। बात समझ गए हो, कोई बचा नहीं। अब दूसरी बात हम देखते हैं, क्या जब आप देखते हैं आर्टिकल 76 क्लास 2 को, तो यहाँ क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति के महान्यायवादी क्या कर्तव्य होंगे। इसको जो भाई नियुक्त कर रहा राष्ट्रपति, तो इसके ऊपर कोई ना कोई कर्तव्य तो अधिरोपित किया ही जाएगा। तो कर्तव्य क्या महान्यायवादी का आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की ड्यूटी कहाँ है, तो आप बताएंगे 76 क्लास 2 में है, 1 में नहीं है। 1 में उसकी नियुक्ति है ना, और 1 में उसकी योग्यता की भी चर्चा है। अगर ये कहा जाए कि महान्यायवादी की योग्यता और नियुक्ति की चर्चा कहाँ होगी, कौन नियुक्त करेगा, तो ये सारी बातें 76 क्लास 1 बता देता है।
भले ही ये कह दिया गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो, यही कह दिया गया, तो कहा गया ना कि हाँ 76 क्लास 1 में कि हाँ इसकी योग्यता क्या होगी। भले उससे आपको जाके देख लो कहाँ 1 to 4 क्लास 3 को, वो बात दूसरी है। तो कहता है कि देखिए भारत सरकार को इसका काम क्या होगा, इसका कर्तव्य ये होगा कि यह भारत सरकार को क्या करेगा, विधि संबंधी सलाह देगा और ऐसी विधिक स्वरूप के कर्तव्यों का पालन अवश्य करेगा जैसा हमारा राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करता है। यानी यह भारत सरकार को क्या करता है, विधि संबंधी सलाह भी देता है और जब समय समय पर राष्ट्रपति जैसा उसे निर्देशित कर देगा, विधिक स्वरूप के कोई कार्य होंगे, उसे कृत्य होंगे, तो जैसा वो निर्देशित करेगा वैसा महान्यायवादी करता रहेगा। ऐसे कर्तव्य को भी करेगा जो संविधान द्वारा उस पर आरोपित किया गया हो या तत्समय प्रवृत्ति, यानी उस समय जब वह महान्यायवादी है तो उस समय ऐसी कोई विधि बनाई गई है या लागू की गई संसद के द्वारा, तो ऐसे भी जो है कर्तव्य जो आरोपित कर दिए जाएंगे तो उन कर्तव्यों का भी वो क्या करेगा, पालन करेगा। तत्समय प्रवृत्ति विधि का मतलब संविधान और साथ ही क्या, तत्समय प्रवृत्ति विधि, इसका मतलब होता है उस समय कोई ऐसा भी और कानून आ जाए जो महान्यायवादी को कर्तव्य आरोपित किया जाए उसके ऊपर, तो उनका भी पालन करेगा। समझे आप, जैसे विधायक कोई ऐसा कानून बना दे या उनकी शक्तियों को बढ़ा दे, कार्यों को बढ़ा दे, तो ऐसा करेगा वो। फिर क्या है कि इसका 76 क्लास 3 जब आप देखते हैं तो ये बात होती है कि काम कहाँ करेगा, ये क्या कर सकता है। तो कहा कि भाई देखिए पहले में नियुक्ति 76 क्लास 1 में, 76 क्लास 2 में उसके कर्तव्य बता दिया गया, वो काम क्या करेगा। और 76 क्लास 3 में क्या कहा गया कि वह जानते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब समझिए कहाँ, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, 1 को पढ़िएगा ना, शेड्यूल 1 अनुसूची 1 आर्टिकल 1 पढ़ लीजिएगा, है ना। तो उस भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में कहता है एनी कोर्ट, यानी कहाँ, नीचे से लेके लोअर से लेके अपर तक किसी भी कोर्ट में उसे सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, ये उसे अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद जो आपका 76 क्लास 4 है, अब एक सवाल उठता है कि ये कब तक रहेगा, इसकी पदावधि क्या है, ये कैसे हटाया जाएगा, ये भी सवाल उठता है मन में। क्या महान्यायवादी पे महाभियोग लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना है। 76 क्लास 4 में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेगा, यानी इसकी पदावधि निश्चित नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा अपने पद पर ये बना रहेगा। दूसरी बात क्या, इसको पारिश्रमिक यानी जो काम करेगा उसका भत्ता वेतन कौन निश्चित करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा, संसद नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित किए गए या जो भी निश्चित कर देगा कि आपको इतना दिया जाएगा वेतन भत्ता, उतना ही उन्हें मिलेगा। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वही उनका वेतन भत्ता अवधारित करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। एक बात और है जो यहाँ लिखा नहीं गया है, कुछ बातें ऐसी भी, जैसे क्या हमारा महान्यायवादी संसद के किसी सदन में जा सकता है, क्या संसद की कार्रवाइयों में महान्यायवादी भाग ले सकता है, ये आपको जानना चाहिए। तो कहिए हाँ, संसद की कार्रवाइयों में महान्यायवादी भाग ले सकता है और यह अधिकार इसे कहाँ मिला है, आर्टिकल 88 के तहत। आर्टिकल 88 के तहत ये कहा गया है कि जो महान्यायवादी है या संसद की कार्रवाइयों में भाग लेगा लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, समझ गया। संसद कार्यों में भाग लेगा, जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भी जाएगा, जैसे 108 के तहत जो ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसमें भी जाएगा, भाग लेगा ज्वाइंट सेशन में भी, तो वहाँ भी क्या करेगा, भाग लेगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वह मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। संसद के सदस्यों को जो उन्मुक्तियाँ मिली होंगी उस समय जब यह सब जाएगा सदन में, तो इसे भी वह विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, किसे, महान्यायवादी को। अब इसके अलावा अगर ये बात किया जाए कि क्या इसके साथ कोई और लोग होते हैं, तो सॉलिसिटर्स की नियुक्ति कर दी जाती है इसकी सहायता करने के लिए, किसकी, महान्यायवादी की। एक बात ये भी है कि इसे भी नहीं कहा गया कि आप किसी न्यायालय में जाके दोबारा मतलब अधिवक्ता के रूप में काम न करिए, या आपको ऐसा रोका नहीं गया, ध्यान रखिएगा। हमारे महान्यायवादी को कभी भी निजी प्रैक्टिस मीन्स वकालत, यानी आप क्योंकि विधि का जानकार है, विधिवेत्ता है, तो इसे ये अगर ये कहा जाए कि जो भी LLB कर लेता है वो रजिस्टर्ड होता है बार काउंसिल ऑफ स्टेट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बिना उसमें रजिस्टर्ड हुए आप अधिवक्ता नहीं है, LLB लेकर के घूम रहे हैं तो आप सिर्फ विधि स्नातक हैं,
आप एडवोकेट नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और महान्यायवादी चूंकि या तो जज होगा या अधिवक्ता होगा, इतना जानिएगा। या तो जज होगा या तो अधिवक्ता होगा। अधिवक्ता है तो रजिस्टर्ड होगा बार काउंसिल में। जज बना होगा तो जैसे ला पूरा किया होगा पहले, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ होगा? बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जैसे आप कोई MBBS होके आता है तो मेडिकल बार एसोसिएशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, जो मेडिकल का अपना उन लोगों का है संस्था, वो करवाती है रजिस्ट्रेशन। वैसे सेम है यहाँ, बिना रजिस्ट्रेशन हुए आप किसी काम के नहीं है। वहाँ से नंबर मिलता है, वो नंबर आपके पास होना चाहिए। इलाज किया जाता है कि फला स्टेट में आप अधिवक्ता के रूप में हैं। तो अगर मान लीजिए कभी वह महान्यायवादी, चूँकि सरकार का पूर्णकालिक वकील तो है नहीं कि हमेशा के लिए बना हुआ है, प्रसाद पर्यंत है वो राष्ट्रपति के, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। यानी अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो महान्यायवादी वास्तव में सरकार का वकील ही तो है, सरकार की ओर से वकालत करता है। तो क्या मान लो जब इसे पद से हट जाएगा महान्यायवादी, यानी जब इसका राष्ट्रपति से हटा दे, या मान लीजिए इसका कार्यकाल खत्म हुआ चला गया, तो क्या यह निजी कहीं किसी कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो कहा गया संविधान ने रोका नहीं है, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। लेकिन भारत सरकार के मामले में या किसी मामले में भारत सरकार पक्षकार हो तो ऐसे मामले में मुकदमा नहीं लड़ सकता है, तो उसे रोका जाएगा। भाई इतना कहा गया है, बाकी चाहे तो कर सकता है। अब ऐसा भी ना करे कि किसी आपराधिक मामले में जाके किसी का बचाव करने लगे, तो ये सब वो नहीं कर सकता है, उसे रोका जाता है ये सब करने से। क्योंकि मान लो भारत सरकार के खिलाफ ही बचाव करने लगेगा, तब बताइए क्या होगा। अगर किसी अपराध के मामले किसी अभियुक्त बचाना चाहता है तो भारत सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा, तब ऐसी जगह पे वकालत कर पाएगा, नहीं तो उसे नहीं करने दिया जाएगा। कुछ ऐसे थोड़ा बहुत व्यवहारिक रूप में अनुबंध इसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, निर्बंधन के लगाया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी बता दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई भी बनने के बाद जब रिटायर्ड हो जाता है ना, वो पद से हटता है अपने, तो कभी वो निजी वकालत के चक्कर में नहीं पड़ता है। क्योंकि महान्यायवादी समझ सकते हैं बहुत ये वेतन भत्तों की बात है, उसके बाद उनका जो राष्ट्रपति अवधारित कर देगा, बहुत सारे वेतन भी, बहुत सारे भत्ते भी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो कोई निजी फिर नहीं जाता है करने, ना सरकार के खिलाफ किसी सलाह देता है। ऐसा भी नहीं कि भारत सरकार के खिलाफ कोई वो विधिक सलाह किसी को दे देगा कि ऐसे कर देगा तो सरकार ये मुकदमा हार जाएगी, ये भी नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें व्यवहारिक है, किसी आर्टिकल में बातें नहीं कही गई हैं। मूलतः महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 है, उसमें क्लास 4 है, ये आपके सामने, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है ना। हमने ये भी कहा आपसे कि देखिए सॉलिसिटर होते हैं, अगर महान्यायवादी है तो उसके साथ सहायता के लिए एक सॉलिसिटर होता है, 2 क्या होते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इसकी मदद के लिए लगे होते हैं। 2-3 वो बनाए जाते हैं जो इसको सहायता करते हैं, बस बाकी और कुछ इसमें नहीं है महान्यायवादी में। कोई क्रॉस क्वेश्चन कोई मन में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में नहीं है, और भारत सरकार ने खुद ही सृजित कर दिया उस पद को, है ना। ऐसा नहीं कि सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट महान्यायवादी की तरह किसी आर्टिकल में नहीं, वो भारत सरकार ने सृजित किया है, वो उसने बनाया है। तो संविधान में कोई कभी कहीं पर भी सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं की गई है संविधान की किसी आर्टिकल में। और बोलिए कोई बात, बोलिए बेटा, कुछ है सवाल? कोई सवाल था क्या? क्या